हेलो दोस्तों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और सेमेस्टर 2 में हमने मॉडल पेपर बनाया था। बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया और बताया कि सब सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से आया हुआ था। अब सेमेस्टर 4 की बारी है और सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में है, तो जहाँ भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अगर आप लोगों को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसका मॉडल पेपर हम लोग लेकर आए। मॉडल पेपर का मतलब है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए। ये 2-3 वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 2-3 वीडियो जाएगा लगातार, तो आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल सेट मिलेगा और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों करके लेकर आए। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आने वाला है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, फिर हम लोग सेमेस्टर 5 के लिए नया बैच लॉन्च कर देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। और जो बच्चे, मैं एक बात और जानकारी दे दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये वीडियो तो हमको यूट्यूब पे मिल जा रहा है, पीडीएफ कहाँ से लिखेंगे, यूट्यूब में स्टॉप कर करके लिखना बहुत टाइम लगेगा। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो ये फ्री पीडीएफ है कि कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। कहाँ पे देख सकता है, कैसे देख सकता है, तो चलिए हम आपको 3 चीज़ बता देते हैं। सबसे पहला, यूट्यूब चैनल, जो आप देख रहे हैं CWH यूनिवर्सिटी, इसको तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। स्पेशल चैनल हमने बना रखा है यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन जहाँ पे PDF मिलेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में 2 ऑप्शन है, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद नीचे स्टोर दिखेगा, नीचे स्टोर दिखेगा, स्टोर में जाइएगा, या तो ऊपर में देखिएगा टाइल्स बॉक्स टाइप का बना हुआ है, स्पेशल साइंस आर्ट्स BA, तो BA वाले में जाइएगा, BA BCom BSc में जाइएगा, तो उसमें आपको सेमेस्टर 4 नज़र आ जाएगा। और सेमेस्टर 4 वहाँ कोर्स में जाइएगा, कोर्स में जाने के बाद ऊपर कंटेंट में जाइएगा। कंटेंट में जाने के बाद आपको नीचे मॉडल सेट करके मिलेगा, वो रेड कलर का खुद फ्री दिख जाएगा। तो मॉडल सेट में जैसे जाइएगा वो फ्री दिखेगा, आप जाइएगा तो ये PDF आपको मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट का चाहिए इंटर कीजिएगा, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये, और तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो ये रिकॉर्ड होता है वो आप तक सही समय पर पहुँचे, तो हम उसके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, ठीक है। और इस व्हाट्सअप चैनल में आप जरूर जुड़ें। किस नाम से है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से है। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल लिंक मिलेगा, लिंक में क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको व्हाट्सअप चैनल में जुड़ने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलता जाएगा। तो ये 3 जगह पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे आगे आने वाले क्लासेस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अब हम लोग ये आपके बारे में आपके लिए बता रहे थे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओवरव्यू ऑफ झारखंड ज्योग्राफी रिलेटेड विथ क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में आपको चर्चा करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में, जो आप लोगों का सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसमें सबसे ऊपर में लिखा था कि झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में। तो जलवायु और प्राकृतिक दृष्टिकोण से, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित झारखंड के भूगोल का अवलोकन करना है कि झारखंड में पहला चीज़ जलवायु कैसी है और दूसरा प्राकृतिक संसाधन कैसे है झारखंड के, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले झारखंड के पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड में जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इसको हम लोग बोलते हैं। विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार के लोग हमारे झारखंड में नहीं, पूरे दुनिया में रहते हैं। अब विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग जीव जंतु हमारे यहाँ रहते हैं, इंसान भी रहता है, पेड़ पौधे भी है, पेड़ पौधे भी याद रखिएगा डाइवर्सिटी का पार्ट है। जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, सब कुछ जितने देखिए यहाँ पे, ये सारे जीव जंतु हमारे, ठीक है। मधुमक्खी से लेके तितली तक, तितली से लेके जंगली जानवर तक, जंगली जानवर से लेके घर वाले जानवर तक, घर वाले जानवर से लेके हम लोग भी कम जानवर थोड़ी हैं, हम लोग भी एक जानवर हैं, बस 2 पैर वाले जानवर हैं। तो ये सारा बायोडाइवर्सिटी है, ये सब प्रकृति की तरह है और सब एक ही जगह पे है। तो देखिए, लिखा है राज्य के प्राकृतिक संसाधन जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, जैव विविधता, समृद्धि इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। झारखंड में सब कुछ आपको मिलेगा, झारखंड में सब कुछ, घने जंगल है, छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, सब है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये।
अब चलिए झारखंड के लोकल ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड में क्या है, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। तो लिखा हुआ भी यहाँ पे कि झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर भारत के नक्शे को देखेंगे तो पूरब में आपको झारखंड मिलेगा। यह राज्य हिमालय के तराई क्षेत्रों से दूर है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु जैव विविधता के विकास के लिए अनुकूल है। यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा वातावरण है, जलवायु है यहाँ पे। इसीलिए देखिएगा हर तरह के जीव जंतु सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे। राज्य में मुख्य रूप से पहाड़ी, पठारी और वनस्पति भरे हुए हैं। पहाड़ है, पठार है और वनस्पति क्षेत्र भरा हुआ है। राज्य का लगभग 29% क्षेत्र जो है वन से ढका हुआ है, जंगल से ढका हुआ है। यहाँ पर कई प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कोलरा है, स्वर्ण रेखा है, कंटासर है, जैसी नदियाँ बहती है जो जैव विविधता को पोषित करती है। यानी ये जो जीव जंतु वगैरह रहते हैं सब यही नदियों से पानी पीते हैं, पौधों को पानी यहाँ से सींचा जाता है। अब वनस्पति, फ्लोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, वनस्पति झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलेगा। वनस्पति मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ। झारखंड में वनस्पति की विविधता बहुत विशाल है। राज्य के जंगल में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वनस्पति से भरे हुए हैं, जो कि देखिए इस तरह का पौधा मिलता है झारखंड के जंगलों में। इस तरह का पौधा मिलता है, आप देखे भी होंगे, सागौन का, जिसको सागवान बोलते हैं, नीम का पौधा, साल का पौधा, बरगद का पौधा, तेंदू का पौधा, ये सब पौधा आपको झारखंड के जंगलों में मिलेगा। जीव जंतु क्या क्या मिलेंगे झारखंड के जंगल में? तो झारखंड के जंगल में जीव जंतु मिलेगा हाथी, बाघ, चीता, सियार, काला भालू, सांभर, ये सब मिलेगा। अगर हम बात करें जैव विविधता के संरक्षण में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए हैं, जिसमें हटिया अभयारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व है, कुंडू अभयारण्य है, उमराम लोहरदगा वन्य जीव अभयारण्य है। बहुत सारे अभयारण्य का मतलब है कि छोटा जगह जहाँ पे जीव जंतु को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह बनाया जाता है जहाँ पे जीव जंतु वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। आवश्यक चुनौतियाँ क्या क्या है, झारखंड में क्या क्या चैलेंजेस हैं जिससे हमारे जलवायु में, हमारे वातावरण में नुकसान हो सकता है? तो पहला चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा धूम जो है बोल रहा है, माइनिंग के कारण पूरे, अच्छा माइनिंग कहाँ हो रहा है? जंगल में। प्राकृतिक संसाधन का पूरा दोहन हो रहा है। माइनिंग के चक्कर में सारा पेड़ उड़ कट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो बोलता है दोहन भारी मात्रा में हो रहा है, जिससे भूमि के में भी दिक्कत हो रहा है और जल स्रोत भी कम हो रहा है। क्योंकि जहाँ माइनिंग था, मान लीजिए कि पानी 160 फीट में हमको मिलता था, 160 फीट नीचे गहरा करने से पानी मिल जाता था। अब आपके घर के आसपास में माइनिंग हो गया जो कि 600 फीट है, 600 फीट गहरा हो गया माइनिंग। अब पानी तो उधर चला गया ना, तो आपके एरिया वाला पानी वहाँ चला जा रहा है, तो पानी के पीने का संकट आ रहा है यहाँ पे। वनों की कटाई खूब अंधाधुंध हो रही है, ये भी समस्या है। प्रदूषण भी एक समस्या है झारखंड में। तो ये सारी समस्याएं हैं झारखंड में पर्यावरण को लेके, पोल्यूशन को लेके। क्लाइमेट झारखंड का कैसा? तो झारखंड का क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक बारिश, तीनों ठीक है। तीनों का मौसम अच्छा रहता है, तीनों अच्छी पोजीशन में रहता है, तीनों की अच्छी स्थिति होती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो या जियोग्राफिकल लोकेशन की बात कर जब हम लोग करते हैं तो झारखंड कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? तो झारखंड फैला हुआ है 79,710 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तर में यहाँ पे बिहार है और पश्चिम बंगाल है। उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इसकी सीमाएं मिलती है। इसका मतलब झारखंड अपनी सीमा बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ से के साथ, उड़ीसा के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, तो दो चीज़ है, पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र बोलता है राज्य के अधिकांश क्षेत्र में पठार मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, पहाड़ी इलाके, जिनमें से चोटियां हैं, घाटियां प्रमुख है। इसका एक हिस्सा छोटा नागपुर पठार है, सिंहभूम पठार है, जो जलवायु और वनस्पति की विविधता को प्रभावित करती है। नदियाँ और जल स्रोत, तो हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ, जैसे अभी आपको बताया, नदियाँ खास करके कोलरा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कंटासार नदी, ये सब जीव जंतु जितने भी, चाहे जलचर है, चाहे पौधे, अन्य जीव, इन लोगों को जल आपूर्ति करता है। इन लोगों को पानी पहुँचाने के काम ये नदियाँ ही करती है। जलवायु कैसा है? तो अभी तो बताया कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जो गर्मियों में अधिक गर्म रहता है और ठंडा में थोड़ा ठंडा भी रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ झारखंड। झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या कीजिए। क्या क्या झारखंड में है? तो सबसे पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा, तो झारखंड बोलता है प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक समृद्ध राज्य है और इसके संसाधन राज्य की जैव विविधता पर गहरा प्रभाव डालता है। क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है? तो देखने से समझ में आ जा रहा है, और फोटो देखने से सबसे ज़्यादा कोयला है ना,
बहुत सारा मिनरल्स है। तो पहला बोल रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या है। तो सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज में क्या क्या है, तो लोहा है, कोयला है, गन पाउडर है, संगमरमर है, कई बहुत सारा चीज़ है आपको मिलेगा। तो ये देखने से समझ में आ जा रहा है कि किस तरह का दोहन हो रहा है। वन संसाधन, देखो हमारे पास वन तो खुद ज़बरदस्त जंगल है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ का जंगल इसी तरह का मिलेंगे, इसी तरह का जंगल हमारे यहाँ मिलेगा। पहाड़ी पठारी क्षेत्र है हमारे यहाँ। जंगल में क्या क्या मिलेगा, तो सागौन का पेड़ मिलेगा, साल का मिलेगा, नीम का, पीपल का, बरगद का, ये सब। और साथ ही साथ कुछ औषधीय पौधे भी हमारे झारखंड में हैं, ऐसे पौधे जिनसे दवा बनता है, जिनसे औषधि बनती है, तो वो पौधे भी ज़बरदस्त तरीके से है। और उनका जड़ी बूटियों का पौधा पूरा का पूरा भरा पड़ा है झारखंड के अंदर। झारखंड के जंगलों में औषधीय पौधे सबसे ज़्यादा हैं। जल संसाधन, देखिए हमारे यहाँ जल संसाधन भी ठीक है। झारखंड में जल स्रोत में नदियाँ, झील, जलाशय, भूमिगत जल शामिल है, जिसमें प्रमुख नदियाँ हैं कोलरा, कंटासार और स्वर्णरेखा। और कुछ बांध भी है जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ डीवीसी बांध भी है। हमारे यहाँ जैविक विविधता भी है, फ्लोरा और फूना भी है। मतलब जैविक विविधता का मतलब वनस्पति है। देखिए वनस्पति ये होता है पेड़ पौधे जो दिख रहा है आपको, ये वनस्पति टाइप का पेड़ पौधा जो दिख रहा है। और साथ ही साथ वनस्पति के साथ जीव जंतु भी हमारे यहाँ, जीव जंतु देख लिए, दिख रहा है सब, बंदर उंदर। हमारे यहाँ जैव विविधता को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक, आखिर ये सब पर प्रभाव पड़ रहा है मानव के कारण। तो जी हाँ, मानव के बहुत सारे कारण से, हम लोगों के बहुत सारे एक्टिविटी से इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्या क्या पड़ रहा है, तो सबसे पहले माइनिंग करने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से। आप माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, जंगल को हटा रहे हैं, तो इन पर तो असर पड़ रहा है। और इंडस्ट्री सेटअप करने से इन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सारे लोगों पर डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई के कारण, वनों की कटाई के कारण भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जंगल को नष्ट किया जा रहा है लगातार। आवास निर्माण और शहरीकरण, जितने लोग घर बना रहे जंगल को काट काट के लोग शहर बना रहे हैं, उससे भी इन लोगों को खतरा है। तो झारखंड में इन लोगों को उससे भी खतरा है। अब झारखंड के जंगल तो आप देख लीजिए, झारखंड के जंगल में कौन कौन सा पेड़ था अभी बताए। झारखंड में 29% जनसंख्या जंगल से ढका हुआ है। कौन कौन से पेड़ हैं, तो साल के पेड़ है, मिश्रित वन, हमारे यहाँ मिश्रित मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे साल का वन अलग हो गया, जहाँ खाली साल का पौधा मिलेगा आपको। और साल के पौधे में बहुत सारा हाथी, बाघ, सांभर, यही सब में रहेगा। साल के वो जो जंगल साल का है उसमें आपको हाथी, बाघ, सांभर मिलेगा। मिश्रित वन जहाँ है, जहाँ सागौन, नीम, बबूल, पीपल, बरगद, बहुत सारे पौधे हैं। और ख़ास करके इसी जंगल में जड़ी बूटियों के भी पौधे पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। बांस का जंगल झारखंड में बहुत है। झारखंड में बांस की कई किस्में पाई जाती हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। बांस के जंगलों में कई अन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ बांस के जंगलों में रहती है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब है जो हमारे आसपास का पूरा सिस्टम है चल रहा है। तो उसमें हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जंगल बहुत है, हमारे यहाँ पेड़ बहुत है, और ऑक्सीजन आसानी से प्रोड्यूस हो जा रहा है। बस जिस तरह से हम लोग अपने जंगल को काटते जा रहे हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो उससे खतरा लग रहा है। नहीं तो झारखंड में ऑक्सीजन एकदम प्रॉपर है, शुद्ध हवा मिलता है। कंजर्वेटिज्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण भी यहाँ हो रहा है। यहाँ पक्षियों के लिए अलग से अभ्यारण्य बनाया गया है, जानवरों के लिए अलग से अभ्यारण्य बनाए गए। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए थोड़ा सा हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट धीरे धीरे हम कंट्रोल करेंगे तो झारखंड का क्लाइमेट हमेशा ठीक रहेगा। घास का मैदान भी झारखंड में ज़बरदस्त है, बहुत सारा घास का मैदान है, जिसको ग्रासलैंड बोलते हैं हम लोग। घास की प्रजातियाँ भी हमारे यहाँ चीरब घास है, गुल्ली घास है, लाल घास है। बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ जैव विविधता का पूरा भंडार है, हर तरह के जीव जंतु यहाँ पे मिलेंगे आपको। पशुपालन ज़बरदस्त तरीके से होता है। सबसे बड़ा जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा जीविका का साधन पशुपालन है। सॉइल कंपोजिशन है, मिट्टी की संरचना, घास के मैदान मिट्टी को संरचना प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी कटाव नहीं होता है, मिट्टी प्रदन रुक जाता है। हमारे यहाँ आर्द्र भूमियाँ भी हैं, वेटलैंड्स हैं, जहाँ जलवायु एकदम कम रहता है। तो आर्द्र भूमियाँ भी हमारे यहाँ, जो नदी और झीलों के आसपास में जगह होता है वो आर्द्र भूमि होता है। प्रमुख आर्द्र भूमियाँ हटिया में मिलेगा, कंटासार झील में मिलेगा, कोलरा आर्द्र भूमि सिंहभूम के आर्द्र स्थल में मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल भी हम लोग कर रहे हैं ठीक ठाक, हमारे यहाँ क्लाइमेट सिस्टम ठीक चल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी, हमारे यहाँ थोड़ा सा भूमिगत जल को साफ़ करने के लिए बढ़िया तरीका नहीं है। अब नदियों का जल प्रवाह जान रहे हैं कि नदियाँ कौन कौन सी है, तो कालरा है, स्वर्णरेखा है, कंटासार, हुंडरू है, ये देखने का करके। अब देखिए औषधीय पौधे कौन कौन से, मेडिसिन प्लांट हमारे यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मेजर औषधीय पौधे हमारे यहाँ पाए जाते हैं नीम, तुलसी, एलोवेरा वाला, इसको एलोवेरा बोलते हैं हम लोग, अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, कटेला, ये सब सारे जितने भी, देखिए यह पौधा सूजन, दर्द, त्वचा संबंधी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब जंगल में मिलेगा, झारखंड के जंगलों में ये सारे औषधीय पौधे मिलते हैं। ब्राह्मरी का पौधा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह याददाश्त और मानसिक
स्पष्टता को बढ़ाने में मदद मिलता है। उसके बाद गिलोय तो जानते हैं, गिलोय का पौधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह बुखार, मलेरिया, डेंगू के उपचार में सहायक होता है। उसके ऊपर है अश्वगंधा। अश्वगंधा यह पौधा मानसिक तनाव, अनिद्रा, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर की सहनशीलता में सुधार करता है। एलोवेरा यह त्वचा संबंधी समस्याओं, जलन, घाव के उपचार में उपयोगी होता है। इसके रस का उपयोग आंतरिक सफाई के लिए भी किया जाता है, नहीं हम लोग पीते भी हैं एलोवेरा को। तो ये है सारे जो झारखंड के जंगलों में आपको मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड यूज ऑफ मेडिसिन, बोलते हैं मेडिकल प्लांट या मेडिसिनल प्लांट बाई लोकल कम्युनिटीज। स्थानीय समुदाय द्वारा औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान और उपयोग की व्याख्या करें। झारखंड के जो हमारे आदिवासी और हम लोगों के बाकी जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, औषधीय पौधे झारखंड के जंगलों में खूब हैं, लेकिन उनका ज्ञान पारंपरिक यानी पुराना ज्ञान है उस पौधों के बारे में। लेकिन अगर उस पौधे के बारे में सही ज्ञान लगा दिया जाए और उस पौधे को मार्केटिंग करके दुनिया में बेचा जाए, तो दुनिया में गिलोय कौन नहीं यूज़ कर रहा है, अश्वगंधा कौन नहीं यूज़ कर रहा है। लेकिन झारखंड के जंगल में है, आदिवासी उसका लिमिटेड यूज़ कर पा रहे हैं, तो क्योंकि उनका ज्ञान कम है और कम ज्ञान होने के कारण वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। भारत में विभिन्न स्थानीय और आदिवासी समुदाय को औषधीय पौधों के उपयोग में बहुत गहरा और प्राचीन ज्ञान रहा है। झारखंड वन्य क्षेत्र में आदिवासी समुदाय का जीवन जंगल और वनस्पतियों के साथ गहरा जुड़ा हुआ है और इन समुदाय का पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से औषधीय पौधे के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहा है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं, और जिससे ये लोग स्वस्थ भी रहता है, समृद्ध भी रहता है, आत्मनिर्भर भी रहता है। औषधीय पौधों का पारंपरिक उपयोग, तो ये लोग औषधीय पौधों का क्या क्या उपयोग करता है, कौन कौन सा औषधीय पौधा का उपयोग करता है? नीम का, तुलसी का, आंवला का, हल्दी का, गिलोय का, सतवर का, ये सब का इस्तेमाल करता है। सतवर को विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। यह हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय संबंधी समस्याओं और जननांग संबंधी समस्याओं के लिए उपयोगी होता है। गिलोय का काम क्या है समझ गए? गिलोय को आयुर्वेद में एक अत्यंत प्रभावी औषधि माना गया है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है और बुखार के इलाज में उपयोगी होती है। बाकी इधर तो आप जान रहे हैं हल्दी क्या करता है। हल्दी का उपयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण घावों, सूजन और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है। इसलिए हल्दी लगाने का परंपरा रखा हुआ है कि हल्दी शरीर में अगर आप लगाते हैं तो ये सारा समस्या, जो भी त्वचा रोग है वो दूर हो जाएगा, सूजन दूर हो जाएगा, घाव जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल गुण हल्दी में ज़्यादा होता है। आंवला का उपयोग विटामिन सी से भरपूर होने के कारण इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। यह बालों के लिए भी लाभकारी है। आंवला ज़्यादातर बालों के लिए लाभकारी है। तुलसी को संक्रमण, सर्दी, खांसी, बुखार के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते का उपयोग चाय के रूप में भी लोग करते हैं। ये सारे पौधे हैं जो हम लोगों के स्टार्टिंग में थे। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल चैलेंजेज इन झारखंड। झारखंड में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम लोगों को देखना है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं झारखंड में पर्यावरण से संबंधित, तो आप जान रहे होंगे। पहली चुनौती है वन विनाश, ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। दूसरा माइनिंग ज़्यादा हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, माइंस से ज़्यादा कुछ निकाला जा रहा है, तो माइनिंग भी एक बड़ा चुनौती है, इससे कैसे रोका जाए। वाटर पोल्यूशन, झारखंड के आसपास का नदियों का जल और बाकी जल जो है वो एकदम गंदा हो गया है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री रहेगा उतना वाटर पोल्यूशन आएगा। एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ इंडस्ट्रियल साइट है, जैसे जहाँ बीसीसीएल कोयला निकाल रहा है या बाकी जगह, तो इतना डस्ट रहता है कि आप जीना मुश्किल है वहाँ पे। तो बोलता है कोयला खनन या बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का स्थिति खराब हो रहा है, क्योंकि जहाँ कोयला अगर ढोया जा रहा है, मान लीजिए कि कोई जगह है वहाँ खाली कोयला निकाल के ढो रहा है, तो आपको आसपास का जो खेत है ना वो खेती करने लायक नहीं बचेगा, खाली कोयला का डस्ट उसमें बैठ जाएगा, खेती हो ही नहीं पाएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण झारखंड का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी एक लॉस है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारे यहाँ जो अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग जंगल के जीव जंतु प्राणी सब रहते थे, उनका भी विनाश हो रहा है, उनका भी खत्म हो रहा है। और वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है कि जितना कचरा बन रहा है उस कचरे का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड टू बायोडाइवर्सिटी। वनों की कटाई क्या है और यह जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है। तो भाई वनों की कटाई तो जानते हैं, वनों की कटाई मतलब क्या है? वनों की कटाई का अर्थ है जंगलों या पेड़ों को बड़े पैमाने पर हटाना, आमतौर पर कृषि
खेती के कारण लोग काट देता है जंगल को, शहरी विकास, वहाँ बसने के कारण, लकड़ी की कटाई जलावन के कारण, और औद्योगिक उद्देश्य से इंडस्ट्रियल यूज के कारण वनों की कटाई कम कर दी, ज़्यादा हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर लगातार वनों की कटाई होगी तो क्या होगा, तो पहला है लॉस ऑन, आवास का नुकसान होगा। अब बताइए, जंगल में अनगिनत पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव रहते हैं, अब आप काट रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, तो उनके घर टूटेंगे। लिखा भी है, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों का आश्रय प्रदान करते हैं। जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो ये प्रजातियां अपना प्राकृतिक आवास खो देगी और जिससे उनका विलुप्त तो होना तय हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, आहार श्रृंखला खत्म होगी, आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी। जैसे अब बताइए, ये जितने जीव जंतु हैं ये सब भी कभी आहार श्रृंखला है, मालूम होना चाहिए। आहार श्रृंखला बना बाबू, अगर बीच में उसको छोड़ दीजिएगा तो टूट जाएगा। जैसे अब देखो कितना अच्छा चीज़ है, समझोगे ठीक से। एक आदमी, ठीक से ध्यान रखना, एक आदमी कुछ खाया, ठीक है, मान लो किसी को मार के खा गया, क्या लगता है, उसको कोई नहीं खाता है, ठीक से समझना। चलो हम शुरुआत करते हैं। एक कीड़ा था, कीड़ा को खा गया चूहा, चूहा को खा गया बिल्ली, बिल्ली को खाता है कुत्ता, कुत्ता को खाता है शेर, चलो शेर से पहले देख लेते हैं, लकड़बग्घा, घ ठीक से लिखा है, चलो लकड़बग्घा खाया, लकड़बग्घा को खा गया शेर, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर शेर क्या लगता है, शेर को कोई नहीं खाता है, शेर को भी खाता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तो इसको फिर वही कीड़ा खाता है। मर जाता है तो क्या इसका परिवार वाले लोग इसको लेकर कंधा पर ले जाकर जलाता होगा, नहीं, मर जाने के बाद फिर कीड़ा खाता है। देखो तो कीड़ा से शुरू किए, कीड़ा पहुंच गए। इसका मतलब है कि ये मत सोचो कि हम अकेले वीर हैं, आपको भी कोई खाएगा। तो ये फूड चेन जो बना हुआ है, एक दूसरे को खा रहा है लोग, तो ये फूड चेन टूट जाएगा अगर आप कीड़ा को मार देंगे। तो बताइए, कीड़ा ही मर जाएगा तब क्या होगा, तो ये फूड चेन टूट जाएगा, क्योंकि कीड़ा अब नहीं है। तो फूड चेन तोड़ने का वही बोल रहा है कि डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, फूड चेन को मत तोड़िए। देखिए लिखा है, वनों की कटाई पारिस्थितिकी के संतुलन को तोड़ती है और आहार श्रृंखला को बाधित करती है। शिकारी, शाकाहारी और अपघटक सभी अपने अपने आवास में नष्ट होने से प्रभावित होने लगेंगे। उसके बाद बोलता है क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई करने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो अगर वन को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट पेड़ करता है। तो अगर हम पेड़ को काट देंगे तो कौन ऐसा काम करेगा, तो भाई एक्सचेंज करने का काम इनका है। तो जब पेड़ों की कटाई होगी तो कौन इसको संभालेगा, तो इसलिए पेड़ों की कटाई करने से भी हमारा पूरा का पूरा वह पर्यावरण दूषित हो सकता है। सॉइल इरोशन, मिट्टी का कटाव, लगातार बोलता है जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ मिट्टी धीरे धीरे करते 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 बढ़ने लगती है। तो भाई पेड़ को, मिट्टी को कटने से रोकने के लिए कि मिट्टी के किनारे किनारे पेड़ लगा दिया जाता है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। प्रजातियों का विलुप्त होना, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई क्योंकि उसका घर टूट रहा है, उसका खाने का साधन नहीं मिल रहा है, फूड चेन टूट गया, वो खा ही नहीं पा रहा है कुछ, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये भी नुकसान है। और बोलता है रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत बार ऐसा हो रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, बहुत सारा चीज़ खत्म होता चला जा रहा है। हम लोगों को समझ नहीं, हमको लग रहा है कि कीड़ा के मरने से हमारा क्या लेना देना, लेकिन कीड़ा के मरने से हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ये हम लोग 5 क्वेश्चन आज देखे, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।